इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई जो राजेंद्र सरोवर एडवोकेट जी हैं और सामाजिक बहुत अच्छे आंदोलन चलाते हैं। हमारी संस्था में जो हमारी एडवाइजरी बोर्ड है उसके हमने इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है और इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में। और हमारे साथ देखिए हमारे बहुत ही अच्छे ऐसे जुझारू साथी हैं कि अगर आप इनको फोन करेंगे कि बीमार है कुछ भी है तभी आपके साथ में अवेलेबल। हमारी टीम मतलब इस तरह से कभी आपको निराशा नहीं मिलेगी। तो मैं आमंत्रित करूंगा राजेंद्र जी को तो अपनी बातों से समाज कैसे फायदा ले सकता है उसी पे अपना फोकस रखते हुए बातें हैं। राजेंद्र जी आपके लिए भी साथ होगा। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, फूले साहब को नमन करते हुए, सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए और भारत को मजबूत भारत बनाने में जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी को नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी उपासकों को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सफलतापूर्वक उसे एक नए मुकाम पर ले जाने वाले सभी लोगों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, दुष्यंत जी ने, AP सिंह साहब ने, सतपाल जी ने संविधान के बारे में, व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में काफी अच्छे तरीके से समझाया। साथियों, जो हमारा भारत है ये बहुत तरीके से लंबे समय से चलाया जाता रहा है। कभी धर्म के नाम पे चलाया गया, कभी आर्थिक तरीके से चलाया गया, कभी राजवंश के तरीके से चलाया गया, कभी आतंकवादियों के तरीके से चलाया गया, कभी लूट के नाम से चलाया गया, कभी राजशाही के नाम से चलाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के एजुकेशन लेने के बाद इस भारत को एक नए संविधान के माध्यम से चलाया गया और चलाया जाता है। जैसा कि प्रेम्बल में दिया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ भी आपने प्रेम्बल लगाई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सो मेनी रिजॉल्व। हैविंग सो मेनी का मतलब है कि हम एक ऐसी भावना रखते हैं जिसके अंदर कोई द्वेष नहीं है। हमने अपने सारे द्वेष मार दिए हैं। हमने देश का कोई भी व्यक्ति जो इस देश के अंदर रहता है हमारा पूरा भारत का आदमी है और उसके प्रति हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। हमने दुश्मनी खत्म करके इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, इस भारत के संविधान के सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें क्या है, इसमें सोवरिंग है। सोवरिंग क्या, अब इसके पहले ना कोई ऊपर पहले कोई राजा हमसे ऊपर है और ना कोई नीचे कोई है। अब हम भारत के लोग हैं और जो भारत के लोग हैं उनके पास अब एक हथियार दिया गया है कि हम भारत के लोग कैसे हैं भी, हम भारत के लोग एक एज ए वोटर हैं और इस देश के मालिक हैं। हम इस देश के मालिक हैं और हम इस देश को चलाने की जो जिम्मेदारी है अब हमारे ऊपर है कि हम इस देश को किस तरह से चलाएंगे। इस देश को चलाने के लिए सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित की गई। सोवरिन का मतलब मैंने बता दिया कि ना तो दुनिया से ऊपर है कोई, ना हमसे नीचे है। हम सोवरिन हैं, हम पावरफुल हैं, सारी ताकत हम भारत के लोगों में है। और सामाजिक का मतलब है कि हम एक भाईचारा बना करके हम अब जितने भी द्वेष हैं हमने भाईचारे में बदल दिए। और सेकुलर डेमोक्रेट हमारे जीने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। हम हिंदू तरीके से जीते हैं, मुस्लिम तरीके से जीते हैं, पारसी तरीके से जी सकते हैं। हमारे अंदर का जो द्वेष है जीने की जिस व्यवस्थाओं के बावजूद भी हमने उसको समाप्त कर दिया है। अब हम अपने देश को चलाने के लिए जब हम देश की बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था में होंगे, हमारा सेकुलर व्यवस्था होगी जिसमें हम धार्मिक भावना को नजरअंदाज कर देंगे। हम देश को अपना महत्व देंगे और जब देश को महत्व देंगे
तो ये देश हमारा डेवलप करेगा। क्यों डेवलप करेगा? हमें भाईचारा होगा, ब्रदरहुड होगा, ह्यूमैनिटी होगी। इसीलिए संविधान में कहा गया, संविधान में स्पष्ट कहा गया, जस्टिस मिलेगा हर एक किसी को, सोशली मिलेगा, इकोनॉमिक मिलेगा, पॉलिटिकल मिलेगा। क्या 70 साल के 72-74 साल के देश में हम भारत के लोगों ने जिसको ये जिम्मेदारी दी गई, क्या हम लोग इस तरह से सोच पाए? क्या हम सोशल जस्टिस दे पाए? क्या सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हमको सोशल जस्टिस मिल पाया? अगर नहीं पाया तो इस देश के नागरिकों ने कहीं न कहीं इस संविधान के अनुसार काम करने का काम नहीं किया। अगर संविधान के हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हमें न्याय देना है, लोगों को जस्ट देना है, तो जो हमें संस्थाएं दी गई, कौन कौन सी संस्थाएं दी? जुडिशरी दी गई। क्या जुडिशरी सोशली, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली हमको जस्टिस दे पाया? जो पॉलिटिकल सिस्टम दिया गया, क्या वो हमें दिए गए? और हमको एक और व्यवस्था दी गई कि हमें कमीशन बनाए गए। इस देश को चलाने के लिए कमीशन बनाए गए कि ये लोग जो वीकर सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड का, माइनॉरिटीज का, इनका एक कमीशन बनाया गया और कमीशन में 5 लोगों की नियुक्ति की जाती है। उन्होंने कहा हो सकता है ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने पॉलिटिकल ग्राउंड के आधार पर अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, लेकिन जो समाज के, जिस समाज का वो बनेगा और स्वतंत्र होगा, जिस समाज का आयोग बनेगा और स्वतंत्र होगा, वो अपने आयोगों को जरूर काम करेगा। लेकिन उन्होंने भी, आयोगों ने भी, जैसे शेड्यूल कास्ट का आयोग ही मान लेते हैं, जिसका आयोग बने हुए हमारे हर बार आयोग बनता है। और आयोग में मैं पूछता हूँ, शेड्यूल कास्ट के कितने लोग हैं? हम जब एमएलए काम नहीं करता, एमपी काम नहीं करता, प्रधान काम नहीं करता, बीडीसी काम नहीं करता, हमारा कोई भी काम नहीं करता, तो हम धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए प्रदर्शन, उनके लिए काम करने के लिए बना, जो से काम क्या करना था कि शेड्यूल कास्ट के कितने लोग हैं इस देश के अंदर, उनके कितनी इनके एजुकेशन है, कितने इनके स्कूल हैं, कितने इनके बेरोजगार हैं, इन सारी चीजों की कैलकुलेट करके और वो प्रधानमंत्री को देना था। और प्रधानमंत्री डायरेक्ट उस प्रकार पार्लियामेंट में रखेगा, राष्ट्रपति को देना था, प्रधानमंत्री को देना था। और जहां पर लॉ बनना था, इनको डायरेक्ट कितने स्कूल बनाए जाएं, कितने एजुकेशन सेंटर बनाए जाएं, किस तरह की एजुकेशन दी जाए, कितने जॉब दिए जाएं, कितने जॉबों की जरूरत है, लेकिन कितने लोगों को व्यवस्था की अनुसार कितने लोगों ने हमने प्रदर्शन किया है, कितने हमारे कमिश्नरों ने हमारा काम किया है। हम लोग संविधान को पूरी तरह से अवेयर नहीं हो पाए। हमें संवैधानिक ताकत को अवेयर होना जरूरी है। इसी प्रकार से बैकवर्ड का कमीशन है, वो कौन सा काम करता है? और कमीशन को तो ये भी पावर है कि वो जब चाहे किसी भी डीएम को बुला सकता है, पूछ सकता है कि भाई आपके जिले में क्या है। आपके अगर उसको ये पावर है कि कहीं भी एट्रोसिटीज हो रही है, तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का आदेश कर सकता है और तुरंत एफआईआर होगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो स्वयं मोटो भी ले सकता है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी सुमोटो लेने का अधिकार है। और अगर किसी भी व्यक्ति की कंप्लेंट नहीं ली जाती है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हम डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन हमको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से हम कंप्लेंट करेंगे। और वहां पर पीआईएल बंद करके वो किसी वकील को दे दी जाती है, और वकील उस कोर्ट को आपके पास पैसे भी नहीं होने के बावजूद भी वो आपकी कार्रवाई चालू हो जाती है। इसी सोच को देखते हुए कि देश के अंदर हमारे जो एडवोकेट साथी है, इतने बड़े एडवोकेट से साथी एडवोकेट होने के बावजूद भी हम लोग देश के लोगों को, अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को और बाकी लोगों को भी जो देश के लोग हैं, उनको हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और हमारे लोग भी न्याय नहीं ले पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है। तो हमने सभी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने मिलकर के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड के लोगों ने मिलकर के 2018 में SC/ST एडवोकेट एसोसिएशन बनाया और उसको रजिस्टर्ड कराया। और आज हम जगह जगह देश में जगह जा रहे हैं और अपने लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई पहली चीज तो ये है कि आप लोग एडवोकेट बने, आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा करिएगा। और कि जो हमारे जो समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जहां पर भी अन्याय हो रहा है,
आप लोग बढ़कर के वहां पर आवाज उठाइएगा और आवाज उठा करके जुडिशरी के माध्यम से आप उनको न्याय दिलाने तक काम करे आइएगा। अगर आपको फीस कम भी मिल रही है तो आप कम फीस में ही लोगों के लिए काम करिएगा, ताकि हमारे लोगों का मनोबल बढ़ सके और उनको न्याय मिल सके। और साथ में मैं एक बात और कहूंगा, हमारे समाज के लोग, बहुत सारे लोग जॉब के लिए बहुत कोशिश करते हैं। हम लोग सोचते हैं हमें सरकारी नौकरी की जरूरत है, लेकिन मेरे भाइयों मैं पूछना चाहता हूं, जब तक आपके समाज में एडवोकेट नहीं होंगे, चाहे आपके पास कितने भी प्रशासनिक अधिकारी हों, लेकिन जब आपके पास एडवोकेट नहीं होंगे तो आप कभी न्याय नहीं पा सकते हैं। आपको न्याय लेने के लिए अपने परिवार में से कम एक दो व्यक्ति को, या एक बड़े परिवार में से एक दो व्यक्ति को जरूर वकील बनाना चाहिए। और कम से कम मैं कहता हूं, देखिए एक बात बहुत ही स्पष्ट बात है, जब ये देश मुस्लिमों के माध्यम से चलाया जाता था तो उस समय कानून को बनाने के लिए मुंसिफ होम वगैरह होते थे। जब इस देश में हिंदुओं के तरीके से देश को चलाया जाने लगा तो इस समय उस पंडितों के माध्यम से इस देश कानून को बताया जाने लगा। लेकिन जब से ये देश हमारा स्वतंत्र देश हुआ है और अंग्रेजों के साथ में देश आया है, तब से इस देश को वकीलों के माध्यम से और जजों के माध्यम से चलाया जाता है। और वकीलों और जजों के माध्यम से चलाया जाता है। और अगर कोई पार्लियामेंट के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से कोई गैर कानूनी का लॉ भी पास किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में और वकीलों के माध्यम से उसे चैलेंज किया जाता है, और चैलेंज होकर के उस कानून को रद्द करा दिया जाता है। तो हमारे समाज को अगर न्याय चाहिए तो सबसे पहली जरूरत है कि हम अपने समाज के लोगों में वकील बनाने की भी एक जोश पैदा करें और लोगों को वकील बनाने का काम करें। इसी प्रकार से संविधान कहता है, इसका प्रेम कहता है हमें लिबर्टी लानी है। लिबर्टी लानी है तो लिबर्टी किस तरह इक्वल लिबर्टी लानी है? लिबर्टी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमें वर्शिप की, हमें हमारी इच्छा की चीज है, ये लिबर्टी की चीज है कि हम किसके थॉट को मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्र का कोई विशेष धर्म नहीं है, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। और हमें जब भी वोट देना है राष्ट्रीय भावना को डेवलप करके देना है। अभी जैसे चोरी की बात कर रहे थे, दुष्यंत जी घुमा फिरा के बात कर रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आपको सबसे बड़ी जो चीज दी है वो वोट दी है। और वोट ही आपकी रक्षा करता है, वोट ही आपको ताकतवर बनाता है, वोट ही आपको इस देश की व्यवस्था में भागीदार बनाता है। और उसी की ताकत के माध्यम से आप इस देश को ताकत देने का काम करते हैं। आप अपने आप को भी ताकत देते हैं, अपने परिवार को भी ताकत देते हैं, अपनी बहन बेटियों को भी ताकत देते हैं। आपके साथ जो भी अत्याचार होता है, एक पार्ट जो पॉलिटिकल पार्ट के माध्यम से जो आपका अत्याचार होता है, उस अत्याचार को रोकने के लिए आपके पास वोट का अधिकार है। और न्यायिक रूप से जो आपके साथ शोषण होता है उसे रोकने के लिए आपके वकीलों की जरूरत है। आपको अपने समाज में ज्यादा से ज्यादा वकील बनाने की जरूरत है। लिबर्टी संविधान की फ्रेमवर्क में कहा गया, लिबर्टी टू थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी अमंग देम, ऑल फर्टिलिटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रत्येक आदमी की जो डिग्निटी है, एक बहुत बड़ी वैल्यू है, हर व्यक्ति की एक इज्जत है, एक सम्मान है। ये भारत का संविधान हर भारत के नागरिकों को उसकी इज्जत, बराबर इज्जत देता है। लेकिन हमारे देश के अंदर हम लोग लंबे समय से अलग अलग तरीके से जीते आ रहे हैं। आज भी हम समानता के नजरिए से बराबर की इज्जत नहीं देते, हमारे प्रशासनिक अधिकारी बराबर इज्जत नहीं देते। हम लोग प्रॉपर्टी के आधार से लोगों की इज्जत तोड़ते हैं, हम लोग एजुकेशन के माध्यम से लोगों की इज्जत तोड़ते हैं। जब न्याय की बात आती है, जब किसी के साथ अत्याचार की बात आती है, तो कोर्ट में जब तक जज साहब बैठे हैं और वकील साहब बैठे हैं, तब तक सीट पर बैठे हैं, तब तक तो बात जरूर इक्वालिटी की बात हो रही है, लिबर्टी इक्वालिटी की बात उसके समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही डिग्निटी की बात आती है, वो डिग्निटी वहां पर हटते हैं तो हमारी डिग्निटी की बात खत्म हो जाती है। हम लोगों को भी डिग्निटी को ध्यान में रखना होगा। हमको भी आज से ये शपथ लेनी होगी स्वयं को कि हम सभी मनुष्यों का, चाहे कोई भी अमीर है चाहे गरीब है, उसका समान रूप से सम्मान करेंगे और उसे सम्मान करते हुए उसको आदर देंगे, भावना से ओतप्रोत
करके हम उसको भाईचारा डेवलप करेंगे। और ये संविधान जब से हमारे ये अडॉप्ट हुआ है 1950 से तब तक ये लगातार काम कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये संविधान नहीं काम करता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जब इस देश का प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का जीते, लेकिन जीतने से पहले भी जब वो चुनाव लड़ता है तो संविधान की शपथ लेता है, और जब किसी पद पर जाता है तो संविधान की शपथ लेता है। वो संविधान के रूप से लगातार काम हो रहा है। लेकिन बात यह है कि संवैधानिक जो अधिकार है, जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, वो आपसे छीन लिए गए। जो संवैधानिक अधिकार है वो आपको नहीं मिल पा रहे, और संवैधानिक इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन का ग्राफ आपका कम होने की वजह से आप लोगों से वो इंस्टीट्यूशन आपके पकड़ से बाहर हो गए। आपकी जरूरत है कि जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है उन संवैधानिक इंस्टीट्यूशनों को आपको अपने कब्जे में लेना होगा। संवैधानिक इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं वो भी आपको अपने आप में लेंगे। जो नौकरियां हैं जिनमें भी उन्हें अपने बच्चों को एजुकेशन करा करके उनको भी अपने आप कब्जे में लेना होगा। और जो जुडिशरी चलती है, जज भी अपने लोग बनाने होंगे और वकील भी अपने आप बनाने होंगे। इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब हिंदुज्म इस देश के अंदर डेवलप करने की बात आई, तो जब सबसे जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है, जब चाणक्य को अपने लोगों को पढ़ाना था तो वो धनानंद के पास गया और उसने धनानंद से कहा कि धनानंद मुझे कुछ जगह चाहिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जगह तो दे दूंगा, लेकिन मुझे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। जब उन्होंने उसे कुछ बातें की तो उसको धनानंद को सही नहीं लगी। उसने कहा कि मैं आपको जगह नहीं दे सकता। और जब उसने जगह देने के लिए मना कर दिया और उसे वहां से भगा दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये एक देश के अंदर वैमनस्य पैदा करने वाली एजुकेशन भारत को देने वाले हैं। और जब वो एजुकेशन के लिए कुछ लोगों से मिले और मिलने के बाद उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और जमीन खरीदी। जितनी जमीन उन्हें चाहिए थी उन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए जमीन खरीदी और अपने बच्चों को उसने घर घर गया ब्राह्मणों से मिला और उन्होंने कहा कि एक बच्चा मुझे अपने घर से दे दीजिए। और जब एक बच्चा लेने की बात हुई तो कुछ लोगों को लगा कि यार ये हमें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसने जब बच्चे मांगे तो फिर पैसे भी मांगने लगा। जब पैसे मांगे तो उसने अपने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब पहले राज्य व्यवस्था कैसी थी, छोटे छोटे राज्यों में राज्य व्यवस्था थी, तो उसने अपने पढ़े हुए बच्चों को पहले वहां के राजाओं से कहा कि मेरे स्कूल में आइए और अपने पहले बच्चों का कंपटीशन देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे योग्य हैं तो आप अपने मेरे बच्चों को अपने राज्य व्यवस्था में शामिल कर सकते हैं। और उसने क्या किया, अपने एजुकेट कराए हुए बच्चों को धीरे 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 भारत के छोटे छोटे राज्य व्यवस्था जो पहली थी उन सारे एजुकेशन सेंटरों में अपने बच्चों को, अपने बच्चे जो एजुकेशन सेंटर से पढ़ाए थे सारे देश में बना दिए और पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया। आज हमारे देश के, भारत के अगर शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड के लोग, माइनॉरिटीज के लोग इस देश को भारत के संविधान के हिसाब से एजुकेट करना चाहते हैं और इस देश को मजबूत भारत के संविधान के जैसा बनाना चाहते हैं, तो उन्हें जरूरत है कि अपने बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से अच्छी एजुकेशन दे करके उनको अपने भारतीय इंस्टीट्यूशन में भेजें। तभी भारत के लोगों को सभी तरीके से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इक्वलिटी मिलेगी, न्याय मिलेगा। नहीं, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा आप सभी लोगों को, बुद्ध विहार के सभी पदाधिकारियों को और भाई दुष्यंत जी को भी कि उन्होंने जब से वो इस SC/ST एडवोकेट एसोसिएशन कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, लगातार
प्रोग्राम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत के हमारे जितने भी लोगों के साथ किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है, अपने पहले एडवोकेट साथियों को मजबूत कर रहे हैं और साथ में समाज को भी मजबूत करने की जिम्मेदारी ली है, ताकि समाज का और वकीलों का सहयोग मिल करके और भारत के लोगों को एजुकेशन करा करके हम एक सही दिशा भारत को दे सके और भारत की जो राजनीतिक पार्टियां जो गलत तरीके से इस देश को चला रही है, हम उनको सबक दे सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बात रखी। देखिए साथियों, में मेरे साथ बीती हुई एक पुरानी घटना याद आ जाती है। समाज